हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज़ और दूसरा है इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज़ कौन सी वारंटीज़ और कंडीशंस होती है जो कि एक्सप्रेसली अग्रीड अपॉन द पार्टीज़, जो कि पार्टीज़ ने एक्सप्रेसली अग्रीड किया है। एक्सप्रेसली मीन्स बाय द वे ऑफ ओरल या रिटन में, ठीक है। दूसरा है हमारा इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ ऐसी कंडीशंस और वारंटीज़ जो कि इम्प्लाइड है, इट मीन्स बाय द वे ऑफ कंडक्ट, जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज की गई है ऑन द सेलर। तो हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज़। सबसे पहले हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस किसे कहेंगे? ऐसे कंडीशंस जो कि एक्सप्रेस नहीं होने के बाद भी सेलर को ये इंश्योर करना पड़ेगा बायर को। क्यों? क्योंकि ये लॉ के द्वारा इम्पोज्ड है और जो बायर है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक्ट कर सकता है अगर इम्प्लाइड कंडीशंस पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखा है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशंस ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। कौन से इम्प्लाइड कंडीशन है सेलर के पार्ट में? पहला, इन अ केस ऑफ सेल ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। मतलब कि जब बायर सेलर के पास कुछ चीज़ खरीदने जाता है तो वो ये प्रिज्यूम या अज्यूम करता है कि ये इस गुड्स का मालिक है, ये टाइटल इसके पास है, इसके पास इसकी ओनरशिप है इस गुड्स को, हम लोग यही प्रिज्यूम करेंगे। तो सेल के केस में सेलर के पास ये राइट होना चाहिए गुड्स को सेल करने का। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि फ्यूचर में सेल होनी है, ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। तब फ्यूचर में भी उसके पास राइट होनी चाहिए गुड्स को पास करने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है द सेलर नीड नॉट ऑलवेज बी एन ओनर ऑफ गुड्स, ही मे बी इज एजेंट। यहाँ पे सेलर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स का ओनर हो, यहाँ पे सेलर ओनर का एजेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है इफ द टाइटल ऑफ द सेलर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव द बायर में रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम द डैमेजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बायर को बाद में पता चलता है कि जो ये सेलर है ये इस गुड्स का ओनर नहीं है, इसके पास गुड्स की टाइटल नहीं है, इसके पास ओनरशिप नहीं है गुड्स की जो कि ये सेल कर रहा है मुझे, अगर वो डिफेक्टिव होता है तो बायर जो है गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। देखो, बायर तो यही अज्यूम या प्रिज्यूम करेगा कि ये इसका ओनर है, लेकिन अगर वो ओनर नहीं होता है, डिफेक्टिव होता है, तो बाद में वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस सेलर से। ठीक है, ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ बायर ये अज्यूम करता है कि जो सेलर है, सेलर के पास जो गुड्स है वो चोरी या फ्रॉड से नहीं है, उसके पास उस गुड्स की ओनरशिप है उसके पास। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बायर जो है गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बी से एक कार परचेस्ड की। क्या परचेस्ड की? कार। ठीक है, ए को पता नहीं था कि जो बी है उसके पास कोई ओनरशिप नहीं है इस कार की। ए ने कार परचेस्ड की बी से, बी के पास इसकी कोई ओनरशिप नहीं थी और ए को इसके बारे में ध्यान नहीं था। कुछ समय बाद जो इसका ट्रू ओनर है सी, वो ए के पास जाता है और कार को रिटर्न करने के लिए कहता है। क्योंकि सी इसका ट्रू ओनर था, ए को कार रिटर्न करनी पड़ी, लेकिन ए जो है वो बी को सू कर सकता है और डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। देखो, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होगी जब गुड्स को सेल किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन से, यानी कि बायर ने जो गुड्स बताया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है गुड्स को, वो गुड्स उसी प्रकार का होना चाहिए। गुड्स आर सेड टू बी सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। जब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है बायर ने सेलर को कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, तो जो सेलर है उसको उसी प्रकार का गुड्स बायर को देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन कैसा होगा? डिस्क्रिप्शन में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ब्रांड नेम लेबल हो सकता है, किस क्लास या ग्रेड का होना चाहिए, मोड ऑफ पैकेजिंग क्या होगी। If the goods does not correspond with the description, then the buyer has the right to repudiate the contract.
अगर कि गुड्स जैसा कि बायर ने बताया था सेलर को वैसा अगर नहीं होता है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बन के आता है, तो बायर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शॉप ओपन की स्टेशनरी की, ओके। मैंने जाके बी को बोला, जो कि बैग मैन्युफैक्चरर था, मुझे बैग की ज़रूरत थी मेरी स्टेशनरी के लिए। मैंने बी को जाके बोला कि मुझे 500 बैग्स ऐसी शेप में और इस क्वालिटी की चाहिए। कुछ समय बाद जब वो बन के आते हैं बैग, तो मैं देखती हूँ कि जैसा मेरे को चाहिए था वैसा सेलर ने कुछ भी नहीं किया है, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सैम्पल। जैसे डिस्क्रिप्शन था वैसे सैम्पल। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ना देके हम लोग सैम्पल दे रहे हैं सेलर को। व्हेन अ सेल इज मेड बाय शोइंग अ सैम्पल, द implied condition is that the goods supplied shall be kind and quality as the sample is. तो यहाँ पे सैम्पल implied कंडीशन है। बायर सेलर के पास जाता है कि मुझे ये जो मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ इसी प्रकार का गुड्स मेरे को चाहिए, इस काइंड का या इस क्वालिटी का चाहिए। इफ द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सच सैंपल प्रोवाइडेड देन द बायर हैज़ अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो गुड्स वैसा बन के नहीं आता है, वैसा सेलर प्रोवाइड नहीं करता है बायर को, तो बायर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, ओके। फोर्थ इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो केविएट एम्प्टर का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल बात करेंगे। उसके ऊपर पूरे नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में क्या है? द जनरल रूल इज दैट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड। मतलब जनरली जो सेलर होता है वो किसी भी गुड्स की गारंटी या वारंटी नहीं देता है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं होता है कि जो बायर है वो किस पर्पस के लिए लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक शॉप है, बायर आता है मेरे पास में, बायर के बैक में पेन होता है, तो डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया है कि इस पर्टिकुलर मेडिकेटेड चेयर आपको यूज़ करनी है। वो मेरे शॉप पे आता है और वो देखता है एक फैंसी चेयर। अब वो मेडिकेटेड चेयर ना लेकर फैंसी चेयर ले लेता है। उसने अपना पर्पस डिस्क्राइब नहीं किया मुझे। आई एम द सेलर, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसने वो चेयर देख ली और वो लेके गया। अगर घर पे जाके बायर का वो पर्पस पूरा नहीं होता है, उस फैंसी चेयर पे ऑब्वियसली उसका जो बैक पेन है वो नहीं हटने वाला है, तो फिर वो मुझे आकर ये नहीं कह सकता है या डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर ने अपना पर्पस डिस्क्राइब मुझे नहीं किया है। ठीक है, देयरफॉर द बायर हिमसेल्फ मस्ट एंश्योर दैट द गुड्स सूट्स हिज पर्पस बिफोर ही बाइज। इसलिए यहाँ पे बायर को खुद को एंश्योर करना पड़ेगा कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो अपने पर्पस के लिए सूट हो रहा है कि नहीं खरीदने से पहले। इफ़ द गुड्स सब्सिक्वेंटली फाउंड अनसूटेबल फॉर हिज पर्पस, ये मैंने बताया अभी आपको, अगर वो गुड्स आगे चलकर उसको पता चलता है कि ये मेरे पर्पस के लिए अनसूटेबल है, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर। फिर वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है या फिर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सेलर लायबल कब होगा। सेलर कब लायबल होगा वो इन 3 कंडीशन में, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड शैल बी अप्लाइड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन से कंडीशन है? सबसे पहला है जब बायर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली सेलर को बताया है अपना पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट, द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। जब बायर सेलर की स्किल या जजमेंट पे रिलाय है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिकल शॉप पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे पेन हो रहा है पेट में, लेकिन जब मैं पेट की गोली लेती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए आप ऐसी टैबलेट मुझे प्रोवाइड करो जिससे कि मेरा दर्द भी ख़त्म हो जाए और मुझे इन्फेक्शन भी ना हो। इसके बावजूद अगर
फार्मासिस्ट है वो अगर मुझे वो टैबलेट दे देता है जिससे कि इन्फेक्शन हो जाते हैं मुझे, तब मैं यहाँ पे जाके क्लेम कर सकती हूँ सेलर से। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशंस दैट द गुड्स आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। मतलब कि मर्केंटेबल क्वालिटी मीन्स गुड्स फिट टू सोल्ड होना चाहिए, गुड्स यूज करने लायक होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस समझ में आ गया आपको। अब हम इम्प्लाइड कंडीशंस वारंटीज देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है वारंटी एज क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी दैट आफ्टर सेल द बायर शैल एंजॉय क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन ऑफ गुड्स। देखो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि सेल के बाद बायर जो है गुड्स का पोजेशन पीसफुली यूज कर सकता है। ऑब्वियसली जो बायर चीज़ खरीद के लेके आया है, अब उस गुड्स पे उसका पोजेशन है, उसकी ओनरशिप है, तो वो यूज़ कर सकता है। ये एक इम्प्लाइड वारंटी होती है। अगर कि ये ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो जो सेलर है वो लायबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए बायर को। नेक्स्ट इज वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इकम्ब्रेंस। इकम्ब्रेंस मीन्स pledge, charge, interest on goods. There is an implied warranty under the contract of sale that the goods are free from all encumbrance. Means the goods are not too free to be used. इसका मतलब इस पे थर्ड पार्टी का भी राइट है। If there is a breach of this warranty, अगर ऐसी वारंटी का ब्रीच होता है, the seller is liable to pay damages to the buyer. For example, मैंने आपसे एक कार खरीदी। अब जो कार देने वाला है उसका ऑलरेडी लोन चल रहा है। मुझे आगे चल के पता चलता है कि जो मैं कार खरीद के लेके आई हूँ, जिस ओनर से लेके आई हूँ, उसके ऊपर तो लोन चल रहा है। इसका मतलब जो लैंडर है, जिसने पैसे दिए थे सेलर को, उस लैंडर का भी राइट है मेरे कार पे। तो इस सिचुएशन में मैं अपनी कार तो दे दूंगी लैंडर को, लेकिन जो डैमेजेस है वो मैं सेलर से रिसीव करूँगी। ठीक है, लास्ट है कॉन्सिक्वेंसेज या रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे या फिर क्या रेमेडी है अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है या फिर अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। वारंटी का ब्रीच हो रहा है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।